सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे गरीबी के बारे में। जो यूपी त्रिपल मुख्य सेविका के सिलेबस में हमारा एक चैप्टर दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, गरीबी पोवर्टी। तो मैं आपको बता दूं, हमने अपना मुख्य सेविका का जो टोटल सिलेबस है वो कंप्लीट करवा चुका हूं। अब जो हमारी वीडियो चल रही है, सीरीज चल रही है, इसमें हम रिवीजन क्लास करवा रहे हैं थ्योरी का। और जो ये नोट्स रहेंगे ये हमारे हाथ के खुद के बने नोट्स हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए एक बार, तो आप जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे गरीबी पॉवर्टी से रिलेटेड, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गरीबी। अब गरीबी क्या है? गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, यानी कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? हमको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। ये हमारी जीवन की मूलभूत कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जब ये पूरी नहीं होती हैं तब हम गरीबी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो कहते हैं, और उस व्यक्ति को गरीब कहते हैं। जो व्यक्ति इस चीज़ से जूझता है उसे हम गरीब की संज्ञा देते हैं। अब देखेंगे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। हमारी मूलभूत 3 ही आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। अब देखेंगे एडम स्मिथ जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने गरीबी की डिफिनीशन कैसे दी है, कैसी परिभाषा बताई है। एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य की अमीरी तथा गरीबी को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं का व मनोरंजन के साधनों की प्राप्त मात्रा को आंका जा सकता है। यानी कि उन्होंने क्या बताया अपने हिसाब से? मनोरंजन के साधनों को भी इसमें आंका है। अब देखेंगे वीवर के अनुसार इन्होंने क्या बताया है? निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। मतलब इन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसी जीवन स्तर जिसमें स्वास्थ्य और शरीर जो दक्षता हमारी होती है वो संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। इन्होंने वीवर के अनुसार इन्होंने अपनी डिफिनीशन कुछ ऐसे दी थी। अब देखेंगे हम गरीबी के प्रकार। गरीबी के क्या प्रकार हैं? एक हमारा है सापेक्ष यानी कि तुलनात्मक गरीबी, और दूसरा हमारी है निरपेक्ष यानी कि संपूर्ण गरीबी। अब इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले कि गरीबी कितने प्रकार की होती है तो हमारी 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष यानी तुलनात्मक गरीबी, और दूसरी हमारी निरपेक्ष गरीबी यानी कि संपूर्ण गरीबी। अब हम देखेंगे सापेक्ष गरीबी क्या होती है। इसमें क्या है? विभिन्न आय वर्गों के बीच पाई जाने वाली आय की असमानता को प्रकट करती है। यानी कि जो असमानता होती है, ठीक है। आय वर्ग के लोग हैं, आपने देखा होगा समाज में विभिन्न प्रकार की आय वर्ग के लोग होते हैं, किसी की कमाई ज़्यादा है, किसी की कम है, और जिसमें असमानता होती है वही हमारी सापेक्ष गरीबी को प्रकट करती है। जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के कम है। यानी कि इन्होंने आय के बेस पर डिवाइड कर दिया कि अमेरिका वाले के जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर उनकी आय ज़्यादा होती है, इंडिया जो हमारी भारत देश में रहने वाले लोग हैं उनकी आय कम होती है। तो ये एक प्रकार का आय के आर्थिक वर्ग के रूप में क्या कर दिया? उनको बांट दिया। तो ये हमारी सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आती है। और कहा है सापेक्ष गरीबी का मापन विकसित देशों से किया जा सकता है। यानी कि जो सापेक्ष गरीबी है, ठीक है, उसका जो मापन है वो हम विकसित देशों से तुलना करके कर सकते हैं। अब हम देखेंगे निरपेक्ष गरीबी क्या है। ऐसी गरीबी जिसमें मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आज की पूर्ति के लिए पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं को जुटाने में असमर्थ होता है। यानी कि अगर कोई निरपेक्ष गरीबी में तब आता है कि अगर कोई मनुष्य है और उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यानी कि पाने के लिए तमाम प्रकार के कार्य करता है लेकिन वो असमर्थ रहता है। तो इस प्रकार की जो गरीबी होती है उसे हम निरपेक्ष या संपूर्ण गरीबी की संज्ञा देते हैं। जैसे क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये होती हैं। सभी चाहते हैं कि हमको अच्छा भोजन मिले, अच्छा घर मिले, अच्छे कपड़े मिले और हमारी स्वास्थ्य जो हो वो अच्छा हो, लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तब हमारी वो निरपेक्ष या संपूर्ण गरीबी के कैटेगरी में आती है। भारत में निरपेक्ष गरीबी है। यानी कि अगर कहीं देखने को मिले तो आपको अब डिफिनीशन कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि जो भारत में गरीबी है वो किस प्रकार की गरीबी है, तो वहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारी भारत में जो गरीबी होती है वो हमारी निरपेक्ष गरीबी की अंतर्गत आती है। और जो हमारे विकसित देश होते हैं वहाँ पर सापेक्ष गरीबी होती है, वहाँ पर सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है? सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियाँ, ठीक है। इसमें क्या है? लॉरेंज व वक्र विधि, गिनी गुणांक विधि। और निरपेक्ष जो हमारी गरीबी यानी कि जो भारत की गरीबी के मापन के तरीके क्या हैं? न्यूनतम कैलोरी मापदंड और न्यूनतम उपभोग मापदंड। यानी कि इन्होंने कैलोरी के हिसाब से बताया है, इन्होंने लॉरेंज वक्र के हिसाब से बताया। हम देखेंगे क्या है।
हम पहले देखेंगे निरपेक्ष गरीबी के बारे में, जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। न्यूनतम कैलोरी उपभोग। नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाले गरीब रेखा के नीचे माना जाएगा। मतलब हमारी नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है, तो उसने बताया था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 24 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का पोषण नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, तो वह गरीब माना जाएगा, वह गरीबी की श्रेणी में आएगा। यह हमारा नीति आयोग के अनुसार ये रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था। अब देखेंगे क्या है, जुलाई 2014 में जारी रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 255 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2090 कैलोरी। ये हमारी 2014 जुलाई में जो रिपोर्ट आई थी रंगराजन समिति की, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है, कि उन्होंने बताया था रंगराजन जो हमारी समिति थी वो ग्रामीण क्षेत्र में 2155 और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी की बात की थी। ये हमारी जो रिपोर्ट आई थी ये 2014 यानी जुलाई 2014 में रंगराजन समिति के सिफारिश पर आई थी। नेक्स्ट हमारा है न्यूनतम उपभोग विधि। इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपने ऊपर कितना खर्च करता है, यानी कि उपभोग करता है, अपने ऊपर कितना भोग करता है, उपभोग करता है, उसे हम न्यूनतम उपभोग विधि कहते हैं। इसमें क्या है, तेंदुलकर समिति तथा एनएसएसओ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना था, 816 रुपये या 27 रुपये पर दिन। आपके एग्जाम में ये कहीं देखने को मिल जाएगी। जो हमारी सुरेश तेंदुलकर समिति, उन्होंने प्रतिदिन कितना रुपया आंका था ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया आंके थे। कि उन्हें क्या बताया था कि जो हमारा मासिक था 816 रुपये और जो एक दिन का खर्चा हो रहा था ग्रामीण क्षेत्र में वो होता 27 रुपये, और उन्हें शहरी क्षेत्रों में क्या बताया था कि 33 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति खर्चा करता है, अपने ऊपर उपभोग करता है, अपने ऊपर खर्चा करता है, ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन करवाते हैं उसमें इस रिपोर्ट का जिक्र जरूर होता है कि बताओ सुरेश तेंदुलकर की समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति खर्चा प्रतिदिन कितना होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 37 रुपया था और जो शहर में लोग रहते हैं वहाँ पर 33 रुपया था, यानी कि ग्रामीण में खर्चा कम होता है और शहर में खर्चा ज़्यादा होता है। वहाँ पर 33 रुपया था और ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव देहात होते हैं वहाँ पर 27 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से निकला था इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। गरीबी रेखा का आकलन सुरेश तेंदुलकर समिति तथा एनएसएसओ के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट हमारा है रंगराजन समिति के अनुसार। इन्होंने क्या बताया था, अब इन्होंने क्या बताया था, इनकी रिपोर्ट में क्या अंतर था, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया बताया था और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया बताया था। देखो सुरेश तेंदुलकर में क्या था, 27 रुपया था ग्रामीण में और शहरी में 33 था। अब रंगराजन की समिति की आई थी, इनके 32 रुपया था और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया था। अब दोनों जो हमारी समितियां थी इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन के देखने को मिल जाए कि बताओ रंगराजन समिति के अनुसार के हिसाब ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा पर दिन का खर्चा था कितना था, वो था 32 रुपये और हमारी जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी वहाँ पर 27 रुपये था। यानी कि कुल मिला के जो हमारी रंगराजन समिति थी इसमें कुछ पैसों का इजाफा हुआ था, कुछ रुपये का इजाफा हुआ था। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नीति आयोग गरीबी से संबंधित आंकड़े कहाँ से लाता है, ये हमारा एनएसएसओ एक संगठन है या एक सर्वेक्षण कार्यालय है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय पारदर्शिता सर्वेक्षण कार्यालय, वहाँ से ये सब आंकड़े जारी होते हैं। 23 मई 2019 से इसे समाप्त करके एनएसओ हो गया, यानी कि एनएसएसओ का स्थान अब एनएसओ ने ले लिया है, यानी कि एनएसएसओ अब बंद हो गया है, इसकी जगह पर हमारा एनएसओ आ गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कहीं एग्जाम में ये को देखने को मिल जाए कि एनएसएसओ का स्थान जो ले लिया है हमारा एनएसओ ने ले लिया है, यानी एनएसओ ने एनएसएसओ को रिप्लेस कर दिया है। जो एनएसओ का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। नेक्स्ट देखेंगे समय के आधार पर गरीबी रेखा। पहली जो हमारी समय के आधार पर है वो है चिरकालिक गरीबी, दूसरी अल्पकालिक गरीबी और हमारा तीसरी है गैर निर्धन गरीबी, लॉन्ग टर्म पॉवर्टी, शॉर्ट टर्म पॉवर्टी। अब इसमें देखेंगे पहली क्या है, सदैव गरीबी यानी चिरकालिक गरीबी के अंतर्गत हमारा पहला है सदैव गरीबी और दूसरी हमारी सामान्य गरीबी, और अल्पकालिक निर्धन में क्या है, चक्रीय और अनियमित गरीबी। ये हमारे टाइप्स निकल के सामने आ रहे हैं। अब हम देखेंगे चिरकालिक गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी
कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, जैसे अनियमित मजदूर। मतलब चिरकालिक गरीबी में वही लोग आते हैं, निर्धन में वही लोग आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ अल्प समय के लिए धन आता है। यानी मजदूर जो हमारा वर्ग होता है वो डेली काम करता है, डेली पैसे पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी दिन उसका काम नहीं लगता है तो उस दिन क्या होता है, बैठा रहता है। तो कहने का मतलब है कुछ कभी कभी उसके हाथ में पैसा आता है, कभी धन आता है, उसे हम चिरकालिक बोलते हैं। चिरकालिक नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ समय के लिए। चिर मतलब होता है कुछ, और कालिक मतलब समय, यानी कुछ समय के लिए पैसा आए उससे हम चिरकालिक गरीबी कहते हैं। और इसमें वर्ग जैसे आप लेबर जो हमारा वर्ग होता है, मजदूर वर्ग, उसमें इस प्रकार की निर्धनता देखने को मिलती है। दूसरा हमारा है सदैव निर्धन। इसमें क्या कहा गया है, जो व्यक्ति हमेशा गरीबी रेखा से नीचे रहता है, जैसे भिखारी। सदैव निर्धन, भिखारी नाम से आप स्पष्ट कर लीजिए सदैव निर्धन। और इस कैटेगरी में वही लोग होते हैं जैसे हमारे भिखारी हो गए, आपने देखा होगा रोड पे, मंदिर मस्जिद में कहीं बैठे रहते हैं बाहर, वो हमारे सदैव निर्धन की कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे जो होंगे उसे हम भिखारी बोलते हैं। अब निर्धनता गरीबी का इन्होंने वक्र बताया है, सदैव निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य गरीबी। इसमें क्या है, जो व्यक्ति गरीबी रेखा के आसपास तो रहते हैं लेकिन पार नहीं कर पाते। जैसे रेहड़ी वाले क्या होते हैं, रेहड़ी वाले अपना पैसा कमाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खर्चा करते हैं, लेकिन वो गरीबी से कभी ऊपर उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या है, उनका खर्चा होता है, वो अपनी गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं। तो इस प्रकार की जो गरीबी होती है वो सामान्य गरीबी होती है। और जो इस प्रकार के गरीब होते हैं वो हमेशा एक निर्धनता की रेखा के हमेशा नीचे का रहते हैं, ठीक है, पार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अल्पकालिक गरीबी। इसमें क्या है, ऐसा वर्ग जो हमेशा निर्धन और गैर निर्धन के बीच रहता है, जैसे छोटे किसान। अल्पकालिक गरीब कुछ समय के लिए गरीब होते हैं, ठीक है। ऐसा वर्ग जो हमेशा निर्धन और गैर निर्धन के बीच रहता है उसे हम अल्पकालिक गरीबी बोलते हैं, जैसे छोटे किसान। अब देखेंगे अनियमित गरीबी। इसमें क्या है, जो व्यक्ति गरीबी रेखा को कभी कभी ना पार कर लेते हैं तो कभी नीचे रहते हैं, यानी कि निर्धनता रेखा जो होती है इसी के भी रेखा को पार कर जाते हैं, कभी पार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी गरीबी को हम अनियमित गरीबी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेखा का जो हमारा वक्त चलता रहता है वो नियमित नहीं होता है, अनियमित चलता रहता है। तो ऐसी जो हमारी गरीबी होती है उसे हम अनियमित गरीबी की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चक्रीय गरीबी। इसमें क्या है, एक व्यक्ति जो गरीबी की रेखा एक निश्चित समयांतराल में पार कर लेता है, जैसे किसान क्या होता है, एक निश्चित समयांतराल में पार कर लेता है, यानी कि उसकी फसल कटी, पैसा आया, उसका बाद पैसा खर्चा हो गया, तो उसका को चलता रहता है, ये वक्र हमारा चलता रहता है ऊपर नीचे, क्योंकि जब फसल कटेगी पैसा आएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो जो निर्धनता रेखा है उसमें ऐसे ही चक्रीय रूप में चलता रहता है, चक्रीय रूप में चलता रहता है, यही हमारी चक्रीय गरीबी होती है, चक्रीय रूप में वक्र चलता रहता है, जैसे किसान। अब देखेंगे गैर निर्धन। इसमें क्या है, ऐसे लोग जो कभी निर्धन होते ही नहीं, यानी कि इंग्लिश में कुछ एक मुहावरा था, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, कि मतलब पैदा हुए तो बड़े घर में पैदा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे उनका जन्म हुआ अंबानी अडानी घर में हो गया, तो वो क्या है, कभी निर्धनता देखी ही नहीं। तो ऐसे लोग जो कभी निर्धन होते ही नहीं हैं, ठीक है, उनका जो जन्म हुआ होता है उच्च परिवार में हुआ होता है, वहाँ आर्थिक स्थिति सही होती है, तो ऐसे लोग हमारे गैर निर्धन की श्रेणी में आते हैं। और जो ये लोग होते हैं ये निर्धनता रेखा से ऑलवेज ऊपर होते हैं, यानी कि देखा होगा एक निर्धनता रेखा है, ये हमेशा ऊपर रहते हैं, नीचे आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट है गरीबी रेखा। वह न्यूनतम आय जिसके बिना व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, वही हमारी गरीबी रेखा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, यानी हमारे विश्व बैंक के अनुसार, इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने ऊपर $2 यानी कि 160 रुपये, $1, इसमें जो डॉलर की कीमत है वो 83 रुपये है, तो इस हिसाब से $2 कितना हुआ, 166 रुपया हुआ। लेकिन हम कहने के लिए आपको बता दें, अगर डॉलर मतलब 160 रुपये, यहाँ पर 60 रुपये लिया गया है, तो 60 रुपये खर्च करता है तो AP यानी कि अब पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। यदि आप अगर 160 रुपये पर डे खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप क्या होंगे, अब द पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, नीचे नहीं माने जाएंगे। ये हमारी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक कहा जाएगा। $2 से कम खर्चा करता है तो वह BPL यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा। अगर आप $2 से कम खर्चा करते हैं, 160 रुपये से पर डे से कम खर्चा करते हैं, तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन होंगे, BPL होंगे। जैसे हमारे भारत देश में BPL कार्ड जारी होता है, जो गरीब लोग होते हैं इनके लिए BPL कार्ड होता है, यानी कि वही बिलो द पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन वही BPL कार्ड होता है। जैसे राशन कार्ड होता है वैसे BPL कार्ड होता है, इसे बिलो द पॉवर्टी लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 2014 में क्या हुआ था, ग्रामीण इलाकों में 32 रुपये प्रतिदिन और शहरी में 47 रुपये। ये हमारी कौन सी रिपोर्ट आई थी, रंगराजन रिपोर्ट आई थी 2014 में, ठीक है,
सुरेश में क्या, सुरेश जो तेंदुलकर समिति थी उन्होंने क्या बताया था 27 और 32 बताया था, इन्होंने क्या बताया था 27 और 33 बताया था, इन्होंने 32 और 47 बताया है रंगराजन समिति के हिसाब से। अब देखेंगे गरीब से जुड़ी कुछ समितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वाई के अलग समिति, इसका जो गठन हुआ था वो 1977 ईस्वी में किया गया था और रिपोर्ट जो हमारी आई थी वो 1979 ईस्वी में आई थी, यानी कि 2 साल बाद ये रिपोर्ट आई थी। मानक आधार क्या था, यानी कि इस रिपोर्ट का आधार क्या था, कैलोरी के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी का मापन किया गया। यानी कि जो इस रिपोर्ट का आधार था, यानी कि किस बेस पे हमको रिपोर्ट बनानी है, तो उस जो हमारा बेस का आधार था वो था कैलोरी के माध्यम पे, यानी कि व्यक्ति किस हिसाब से अपनी कैलोरी ले रहा है, यानी कि खर्चा चला रहा है, ठीक उस हिसाब से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। रिपोर्ट में क्या कहा, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी खर्चा होती है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर आप 2400 कैलोरी तो गरीब रेखा से ऊपर हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी से ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया था अगर कोई शहरी क्षेत्र में आदमी रह रहा है और 2100 कैलोरी से ऊपर खर्चा कर रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। ठीक है, ये आप इस रेखा वाई के अलग समिति जो आई थी इसको आप अच्छे से देखने को मिल जाए। कहीं हम एक MCQ टाइप क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ पर 3-4 समितियाँ दी हुई थी ऑप्शन में और कहा गया था इसमें बताओ कौन सी समिति है जो गरीबी रेखा के आकलन करने के लिए आई थी। वहाँ पर मान लीजिए सुरेश तेंदुलकर समिति है उसका दिया होगा, कहीं रंगराजन समिति है या वाई के अलग समिति है, तो आप जो समिति होगी उसका आंसर कर ले जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं ऐसे देखने को मिल जाए कि कौन सी समिति जो थी हमारी गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आई थी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं कि थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब अच्छे से आप थ्योरी क्लास किए होंगे। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर टी लकड़वाला समिति, इन्होंने इसका जो गठन हुआ था 1989 में हुआ था और रिपोर्ट हमारी 4 साल बाद आई थी 1993 में। आधार क्या था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है, अब देखो तीसरी जो रिपोर्ट थी हमारे सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका जो गठन 2005 में किया गया था और रिपोर्ट हमारी 2009 में आई थी। आधार क्या था, न्यूनतम उपभोग व्यय विधि। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा कि ये सुरेश तेंदुलकर समिति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, इस समिति के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 21.9% लोग गरीब थे। कहीं एग्जाम में देखने को मिले कि बताओ सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या का परसेंटेज क्या था, तो हमारा 21.9% था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सी रंगराजन समिति, गठन 2012 में हुआ और रिपोर्ट हमारी 2014 में आई। आधार क्या था, न्यूनतम उपभोग व्यय विधि। और इसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे क्या है, अगर कोई व्यक्ति माह में अपने ऊपर 972 रुपये मासिक या 32 रुपये प्रतिदिन खर्चा करता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर होगा। ये हमारा क्या था, रंगराजन समिति की था। और जो हमारी शहरी क्षेत्र में बात की गई थी वो हमारी 47 रुपये की बात की थी, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया भी है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते थे। और इस जो हमारी समिति आई थी इसमें जो भारत में गरीबी की स्तर बताया गया था, यानी भारत में कितने लोग परसेंट गरीब हैं, तो इसमें 29.5 लोग भारत में क्या हैं, गरीब हैं। 29.5 लोग भारत में गरीब हैं, यानी 100 में से 29.5 लोग हमारे क्या हैं, गरीब हैं। इस समिति के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी। जिस लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। आप PDF को प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे MPI क्या होता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह क्या है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये कौन स्टार्ट कब से हुई थी, ये 2006 में स्टार्ट हुई थी। OPHI तथा UNDP जारी करता है। OPHI मतलब होता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एक क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ पे लिखा था कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे, एक OPHI दिया था और दूसरा ये O है। ठीक है, और दूसरा था हमारा UNDP। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए थे कि बताओ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो पहला ऑप्शन था OPHI और दूसरा था UNDP और तीसरा था दोनों, तो वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो हमारा जारी करता है ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और दूसरा हमारा तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों हमारे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखेंगे MPI के आयाम एवं 10 संकेतक यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 10 संकेतक क्या हैं। पहला था हमारा
शिक्षा आयाम, स्वास्थ्य आयाम और जीवन स्तर आयाम। इसमें संकेतक क्या, शिक्षा में क्या थे, स्कूल के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, ठीक है, बाल मृत्यु दर संकेतक इस स्वास्थ्य में था, भोजन पकाने का ईंधन, ये जीवन स्तर यानी कि देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। शिक्षा आयाम में संकेतक क्या था, स्कूल के वर्ष और स्कूल में उपस्थित, ये शिक्षा से रिलेटेड था। स्वास्थ्य था या कि बाल मृत्यु दर संकेतक पोषण, ये हमारा स्वास्थ्य था। और भोजन से यानी कि जीवन स्तर से क्या, भोजन करना, लाइट, फर्श, घर, संपत्ति, पीने का पानी, स्वच्छता, ये हमारे जीवन स्तर के आयाम थे। अब देखेंगे 2021 का MPI जो हमारा 2021 का हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक थे, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तो 2021 में जो इंडिया की रैंक थी वो 66 थी। ये मैंने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो सीरीज में करवा रहे हैं उसमें हमने क्वेश्चन का आंसर करवाया भी है कि 2021 में जो भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक थी उसमें भारत की जो रैंक थी वो 66 थी। कितनी थी, 66। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला था वहाँ पर वो 66 था, यहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है। कुल देश में जो हमारे इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो हमारे टोटल देश शामिल हैं वो 109 देश हैं। ठीक, कितने हैं, 109 देश हैं। अब बताइएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रथम देश कौन है और अंतिम देश कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गूगल करके बता देना कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमारा पहला टॉप पे कौन देश है और अंतिम कौन सा देश है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत। ये हमारे कौन, गरीबी का जो दुष्कर सिद्धांत था ये हमारे रेगनर नर्कसेसाहर ने ये सिद्धांत दिया था। तो आप जहाँ पर स्टेटमेंट प्रतिपादक सिद्धांत जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था। तो हमारे रेगनर नर्कसेसाहर ने दिया था। इसमें क्या है, अगर हम निर्धन हैं तो क्या है, कम उत्पादन होगा, कम आय होगी, कम बचत होगा, कम निवेश होगा और हमारी कम पूंजी निर्माण भी होगी। तो ये हमारा साइकिल चक्र चलता रहता है। गरीबी दुष्चक्र का सिद्धांत इन्होंने रेगनर नर्कसेसाहर ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे गरीबी के कारण क्या होते हैं। देखो गरीबी के कारण क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या गरीबी, दूसरा क्या है, बेरोजगारी भी गरीबी होती, कीमतों में वृद्धि होती, यानी कि आपने देखा होगा पहले गैस सिलेंडर 400-500 रुपये में आता था, अब क्या है 1200 सिलेंडर आता है रसोई। ठीक है, जो हमारा किचन सिलेंडर है वो पहले 300-400-500 में आता था, लेकिन आज क्या है 1200 में आता है। तो क्या महंगाई बढ़ी, वस्तुओं की कीमतों में बढ़ी, तो इससे क्या होगा, हमारी जो पैसा है, हमारी आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर होगी, हम गरीबी के श्रेणी में घटते चले जाएंगे। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आजकल लोगों का घट रहा है, लेकिन जो हमारी व्यय है यानी कि जो हम चीज़ खर्चा करते हैं उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम है। दूसरा है हमारा विकास की धीमी गति। पाँचवा शिक्षा, औद्योगिकरण, कृषि उत्पादकता में कमी, ये हमारे गरीबी के कारण होते हैं। सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, आधारभूत संरचनाओं का अभाव और मांग का अभाव, ये सब हमारी गरीबी के कारण होते हैं। अब देखेंगे गरीबी के निवारण क्या है, क्या उपाय हैं इससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो पहला हमारा जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि हम पॉपुलेशन का कंट्रोल कर लेंगे। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी नहीं तो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, लोग कुछ नया करेंगे। ठीक है, इतना डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है, अगर सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। अब एग्जांपल आपको दूं, जब नया नया रेडमी मोबाइल लॉन्च हुआ था तो इतनी इसका स्कोप था कि रेडमी मोबाइल आपको ऑफलाइन मिलता ही नहीं था, ऑनलाइन मिलता था, इतनी डिमांड थी। तो डिमांड अधिक होने से तब मोबाइल बहुत महंगे रेडमी के मिलते थे। तो तब ये था कि लोग की जो डिमांड थी कि हम मोबाइल ही लेंगे तो रेडमी का लेंगे, इसलिए डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए उसका जो कंपनी का मोबाइल था वो महंगा होता था। जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, वहाँ पर महंगाई, वहाँ पर रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे आप मान लें बाज़ार गए, ठीक है, आपके बाज़ार में सप्लाई जो वहाँ पर टमाटर बहुत कम आ रहा है, लेकिन क्या है टमाटर लोग खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपका प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई जब कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो जो वस्तु का रेट होता है वो बढ़ जाता है। इस लोग आप लोग जानते होंगे। जीडीपी में वृद्धि करेंगे तो हमारा गरीबी निवारण हो जाएगा। आय के वितरण में सुधार, यानी कि लोगों के आय के वितरण में सुधार करेंगे, कैसे उसकी आय को बढ़ाना है, ये सब जो सरकार कदम उठाती है, इंस्टीट्यूट प्रोग्राम लाती है, उसके तहत हम ये सब कर सकते हैं। कृषि का विकास, यानी कि कृषि का विकास तीव्र गति से करेंगे। जैसे हमारे 1966-67 में स्वामीनाथन जो हमारे थे हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, उन्होंने कृषि में बहुत अपना योगदान दिया, जिसके उन्होंने गेहूँ के तमाम प्रकार के बीज संकरण की, हाइब्रिड की, इससे हमारा क्या हुआ, कृषि प्रधान देश हुआ भारत था, तो तमाम प्रकार के उत्पादन हुआ वहाँ पर, तो हमारे देश में खाद्यान्न की कमी खत्म हुई। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव प्रोग्राम सरकार को उठाने चाहिए। और फिर कीमत स्तर में स्थिरता और उच्च शिक्षा व्यवस्था, सबसे ज़्यादा उच्च अगर शिक्षा कर लेंगे तो आपकी गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे तो जानते हैं गरीबी को कैसे दूर करना है। जब लोग अनपढ़ होते हैं तो सही से भला बुरा नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा गरीबी से रिलेटेड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।